22 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सड़कों पर अत्यधिक उत्साह और उमंग का माहौल पूरी तरह से व्याप्त था। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, जो तालिबान सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐतिहासिक 6 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे। अफगान तालिबान के विदेश मंत्री यामिर खान मुत्ताही भारत आए हैं। यह काबुल से नई दिल्ली की पहली आधिकारिक मंत्री यात्रा है। उनकी मंजिल प्रसिद्ध देवबंद मदरसा, जो अफगानिस्तान की सांस्कृतिक और वैचारिक जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भीड़ इकट्ठा हुई, गर्मजोशी से हाथ हिलाते हुए, जब भारत ने अफगान मंत्री का खुले दिल से स्वागत किया। यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं थी, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे संबंधों का प्रतीकात्मक क्षण था। जब भारतीय अधिकारी काबुल जाते हैं तो उन्हें वही गर्मजोशी से स्वागत मिलता है। ये पहली बार है जब भारतीय राजनयिकों ने काबुल की यात्रा की है। आपसी सम्मान और मित्रता का प्रतीक। इस बीच सीमा के उस पार पाकिस्तान नाराज था। उनके नेता और मीडिया चिल्ला उठे, हम एक हैं उम्मा, अफगानिस्तान हमारे बजाय भारत का साथ क्यों देता है। 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया, पाकिस्तान ने खुशी मनाई। तब के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ मैच रद्द कर दिए और तालिबान ने भारत की ओर रुख किया। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जबकि उसके पड़ोसी करीब आ रहे थे और वह अकेला था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कौन सी ऐतिहासिक ताकतें इस विभाजन को आकार देती हैं? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने आधुनिक तालिबान को जीतने में एक शांत पर प्रभावी भूमिका निभाई। इस बीच दशकों से पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने अफगानिस्तान को दूर कर दिया। इस वीडियो में हम इतिहास में गहराई से जाएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि तालिबान भारत से क्यों प्रेम करता है और पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है। वैचारिक संघर्षों से लेकर सांस्कृतिक संबंधों तक इस वीडियो में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है, यह देखकर दुख होता है कि हमारे दर्शकों में से 93% ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप हमारे कंटेंट का आनंद ले रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा लोगों को सुझा सके। तालिबान भारत को क्यों पसंद करता है? इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संबंधों को देखना होगा। चलिए देवबंदी संबंध से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान समाज 4 मुख्य समूहों पश्तून, ताजिक, उज्बेक और हजारा से बना है। पश्तून, जो सबसे बड़ा समूह है, मुख्यतः सुन्नी मुस्लिम हैं और देश की संस्कृति व राजनीति पर हावी हैं। तालिबान, जो मुख्य रूप से पश्तून है, अपनी विचारधारा इस्लाम के देवबंदी स्कूल से लेता है, जो 1866 में भारत के सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसे में शुरू हुआ था। इस मदरसे की स्थापना ब्रिटिश शासन के समय भारत में इस्लामी मूल्यों को बचाने और नैतिक जीवन बढ़ाने के लिए हुई। इसने मुसलमानों को अपने विश्वास पर विचार करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दी, न कि लड़ाई या हिंसा करने की। अफगान पश्तून सदियों पहले हमेशा मुस्लिम नहीं थे। 7वीं सदी से पहले वे सनातनी परंपराएं मानते थे। हिंदू और बौद्ध परंपराएं उनके आदिवासी पश्तूनवाली कोट में मिल गईं, जो सम्मान, आतिथ्य और न्याय के नियमों का सेट था। जब इस्लाम उमैयद खलीफा के जरिए आया तो पश्तून धीरे धीरे इस्लाम में आए, लेकिन अपने पश्तून वाली कोड को रखा, जो वैदिक और बौद्ध मूल्यों से मेल खाता था। इस मिश्रण ने अफगान इस्लाम को अनोखा, लचीला और विभिन्न प्रभावों के लिए खुला बना दिया। देवबंदी आंदोलन अफगान पश्तून
यहीं से चीजें अस्पष्ट हो गईं। सऊदी अरब ने अपनी वहाबी विचारधारा लाई, जो इस्लाम का एक कठोर और चरम रूप है, जो सूफीवाद या देवबंदीवाद जैसी अन्य इस्लामी परंपराओं को अस्वीकार करता है। पाकिस्तान का हक्कानिया मदरसा पहचान की तलाश में इस वहाबी प्रभाव को अपनाया, जिससे एक संकर वहाबी देवबंदी विचारधारा का निर्माण हुआ। यह मिश्रण हिंसक और कट्टरपंथी था, जो आत्मनिरीक्षण करने वाली भारतीय देवबंदी परंपरा के विपरीत था। जब मुल्ला उमर का तालिबान 1996 में सत्ता में आया, तो यह हक्कानिया वहाबी मिश्रण से काफी प्रभावित था, जिसके कारण अफगानिस्तान में 2001 तक एक क्रूर और कठोर शासन चला। 2001 में 911 हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान को हटा दिया और भारत ने एक अवसर देखा। अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान में मूल भारतीय देवबंदी परंपरा को चुपचाप पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। जब अमेरिका और उसके साथी सैन्य नियंत्रण पर ध्यान दे रहे थे, भारत ने अफगानिस्तान के भविष्य में निवेश किया। 2001 से 2021 के बीच भारत ने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और यहां तक कि अफगान संसद भवन का निर्माण किया। विकास परियोजनाओं पर 3 बिलियन से अधिक खर्च किया। भारतीय इंजीनियरों और श्रमिकों ने अफगानों को प्रशिक्षित किया, विशेषज्ञता साझा की और सद्भावना दिखाई। अन्य देशों की तरह भारत ने अफगानिस्तान के संसाधनों का शोषण नहीं किया और न ही कोई भुगतान मांगा। इस उदारता ने दिल जीत ली। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अफगान देवबंदियों का समर्थन किया, जिन्होंने वहां भी हक्कानिया विचारधारा को नकार दिया। रॉ ने अफगान विद्वानों की देवबंद मदरसा में गुप्त यात्राओं की सुविधा प्रदान की, जहां उन्होंने मूल मध्यमार्गी देवबंदी शिक्षाओं का अध्ययन किया। इन विद्वानों ने शांति, नैतिकता और सांस्कृतिक गर्व के विचार फैलाए, जो हिंसक वहाबी प्रभाव का विरोध करते थे। जब 2021 में तालिबान सत्ता में लौटा, तो यह अलग तालिबान था। मुल्ला उमर के कट्टरपंथी समूह जैसा नहीं, बल्कि भारतीय देवबंदी परंपरा में जड़ें जमाए था। यह तालिबान 2.0 भारत के प्रति समर्थक दृष्टिकोण रखता था। 90 के दशक का तालिबान अलग था। तालिबान 2.0 स्थानिक जाई भारत से संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। दशकों से पोषित वैचारिक और सांस्कृतिक संबंधों को महत्व देते हुए आज यह बंधन पहले से अधिक मजबूत है। भारत अफगान सैनिकों को प्रशिक्षित करता है, सैन्य उपकरण देता है और अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। अफगान लोग अपने प्रेम को छोटे तरीकों से दिखाते हैं, जैसे भारतीय यात्रियों से शुल्क नहीं लेना। आभार की एक अभिव्यक्ति। तालिबान ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि हम अपनी जमीन का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। यह रुख भारत पर उनके विश्वास को दर्शाता है, जो वर्षों के समर्थन और साझा विचारधारा पर टिका है। जब अफगान विदेश मंत्री 2025 में देवबंद गए, तो यह सिर्फ यात्रा नहीं थी। यह एक साहसिक बयान था कि अफगानिस्तान का भविष्य भारत के उदारवादी, समावेशी दृष्टिकोण के साथ है, न कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी अतीत के साथ। अब हम इस बात की ओर ध्यान दें कि तालिबान पाकिस्तान के प्रति गहरी नाराजगी क्यों रखता है। विश्वासघात, नस्लवाद और विनाश के दशकों से तालिबान की पाकिस्तान के प्रति गहरी नाराजगी बनी हुई है। अगर हम नस्लवाद की बात करें, तो इससे अफगानों को बहुत चोट पहुंचती है। सोवियत अफगान युद्ध के दौरान लाखों अफगान शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान भाग गए। एक गर्मजोशी से स्वागत के बजाय उन्हें शत्रुता का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी लोगों और अधिकारियों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझा। अफगानों, खासकर पश्तूनों का मजाक उड़ाया गया और उन्हें गरीब शिविरों में रहना पड़ा। आज भी वे उत्पीड़न और जबरन निर्वासन झेलते हैं। इस भेदभाव ने अफगानों, जिसमें तालिबान भी शामिल है, को पाकिस्तान पर अविश्वास करने पर मजबूर किया है। दूसरा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कट्टरपंथी बना दिया। जब 1969 में सोवियतों ने आक्रमण किया, तो पाकिस्तान की ISY ने अफगान छात्रों को मदरसों में प्रशिक्षित किया। अमेरिका और सऊदी की मदद से उन्होंने कठोर वहाबी विचारों को देवबंदी शिक्षाओं में मिलाया। 1996 में मुल्ला उमर के तालिबान ने इस कठोर विचारधारा का पालन किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नियंत्रित कर भारत से लड़ने के लिए उनका उपयोग किया। तालिबान के क्रूर शासन, महिलाओं पर अत्याचार और बामियान बुद्ध की मूर्तियों के विनाश से पारंपरिक पश्तून, जो सूफी और मूल देवबंदी तरीकों को पसंद करते थे, चौंक गए। वे पाकिस्तान के विदेशी प्रभाव से ठगा महसूस करते थे। तीसरा, डूरंड रेखा गुस्सा बढ़ाती है। यह 1883 की ब्रिटिश सीमा पश्तून क्षेत्रों को बांटती है। अफगानिस्तान इसे नहीं मानता। पश्तून खुद को एक ही लोग समझते हैं। पाकिस्तान अफगान पश्तूनों को काबू में कर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तालिबान उनके आदिवासी मामलों और संप्रभुता में इस दखल से नफरत करता है।
अंततः 2021 के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को सहयोगी समझा, लेकिन भारतीय देवबंदी विचारों से प्रभावित तालिबान ने उन्हें नकार दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच रद्द कर दिए और अपनी भूमि से भारत विरोधी आतंकवाद की अनुमति नहीं दी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला रद्द कर दी है। यह अपमान था। पाकिस्तान ने वर्षों निवेश किया पर उसे किनारे किया गया। तालिबान पाकिस्तान को धोखेबाज मानता है जिसने हिंसा बढ़ाई, जबकि भारत ने मदद और शिक्षा से भरोसा बनाया। तो आप क्या सोचते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध क्यों हैं, जबकि वे एक ही उम्मा का हिस्सा हैं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।